हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का सेकेंड लाइफ प्रोसेस, जिसे हम रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। रिस्पायरेशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल्स टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बच्चों, रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिस्पायरेशन होगी तो उसे हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है उसे हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन को जानेंगे, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। तो बच्चों, रिस्पायरेशन का हम लोग डिफिनीशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। Respiration is the oxidation of food materials in presence of oxygen to release large amount of energy. This process is known as respiration. Or we can say that respiration is a process of producing energy from the food. तो आपको जो भी डिफिनीशन अच्छा लगता है आप उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और बोर्ड पे हम लोग रिस्पायरेशन का डिफिनीशन लिखते हैं। व्हाट इज रिस्पायरेशन? सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे बच्चों। रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। Respiration is the oxidation of food materials. Respiration is the oxidation of food materials to release tremendous amount of energy. To release tremendous amount of energy. Tremendous amount of energy. ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन का डिफिनीशन क्या हो गया? रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू रिलीज ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यू कैन से दैट respiration is a process of producing respiration is a process of producing energy from food। यानी जो भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमारे सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट हुआ था, वह न्यूट्रिएंट्स टूटकर हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो रिस्पायरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसमें फूड मटेरियल के ब्रेक होने के कारण हमें एनर्जी मिलती है। तो आप याद रखोगे, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, बल्कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फॉर्म में चेंज होकर के हमारे सेल्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं, और वह न्यूट्रिएंट्स जो सेल के अंदर डिपॉजिट हुआ था वह रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ब्रेक डाउन होगा और वह हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों, हमारे बॉडी के डेली एक्टिविटीज़ के लिए, डे बाय डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वह एनर्जी कहाँ से आती है आपको पता है?
जी हाँ, आपको पता चल गया होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी चाहिए, बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिलती है हमारे डेलीज एक्टिविटीज़ के लिए, डे बाय डे एक्टिविटीज़ में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वह एनर्जी रिस्पायरेशन से मिलती है। बच्चों, हम लोग दिन भर कुछ न कुछ काम करते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस बोलने में भी हमें एनर्जी खर्च होती है, चलने में एनर्जी खर्च होती है, दौड़ने में एनर्जी खर्च होती है। आप दिन भर कुछ भी काम करते हो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। तो यह एनर्जी बनती कैसे है? तो बच्चों, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी बनाती है, और इस एनर्जी को बनाने के लिए कुछ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जिसे हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। दो सब्सटेंस ऑन विच रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, सच केमिकल सब्सटेंस आर नोन एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो हमारे बॉडी का जो कॉमन बेसिक रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है, बेसिक रिस्पायरेटरी मटेरियल है बच्चों, वो मटेरियल है ग्लूकोज। यानी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज ही एक ऐसा रिस्पायरेटरी मटेरियल है जो टूटकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो रिस्पायरेशन का हम लोगों ने डिफिनीशन जान लिया है। रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। ठीक है, तो इसको आप डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों, इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कोई सेल है, और इस सेल के अंदर आप सभी जानते हो कि हमारी बॉडी जो है एनिमल सेल से बनी है, और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स, एंड सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो बच्चों, जो भी हम लोग न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फॉर्म में चेंज होना, और वह सिंपल फॉर्म अल्टीमेटली हमारे सेल्स के अंदर डिपॉजिट होता है। तो इस सेल के साइटोप्लाज्म में हमारे पास ऑलरेडी ग्लूकोज डिपॉजिट है, और यह ग्लूकोज हमारे रिस्पायरेशन में टूटेगा, इसका ब्रेक डाउन होगा। तो बच्चों, जैसे ही सेल के अंदर ऑक्सीजन इंटर करता है, आप जानते हो कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर ब्रीदिंग से जाता है। यानी जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर को बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, और इसके बाद हम लोग CO2 के फॉर्म में एयर को एक्सहेल करते हैं। तो हमारे बॉडी में दो तरह का प्रोसेस होता है बच्चों। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन ऑफ एयर एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन ऑफ एयर। यानी हम बॉडी में ऑक्सीजन को बाहर से, इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और बॉडी से जो हमारा फाउल एयर है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उस एयर को या उस गैस को हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि ब्रीदिंग भी रिस्पायरेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, बट ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस है। आप ब्रीदिंग को रिस्पायरेशन मत समझिएगा, क्योंकि रिस्पायरेशन में एनर्जी फॉर्म करती है, ब्रीदिंग में एनर्जी फॉर्म नहीं करती है। तो अभी हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं कि रिस्पायरेशन में होता क्या है।
तो बच्चों रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और टूटकर हमें क्या देता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ रिस्पायरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी बनती है इस रिस्पायरेशन में। तो ये दोनों इंड प्रोडक्ट हैं। और इसके साथ साथ क्या बनती है, इसके साथ साथ वाटर भी रिलीज होती है। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 बाहर आता है। तो बच्चों CO2 के साथ साथ जो वाटर वेपर आते हैं वही वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। तो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और टूटकर हमें CO2 देता है, एनर्जी देता है और वाटर भी प्रोड्यूस करता है। और यह CO2 को हम लोग बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, रिलीज आउटसाइड द बॉडी। यहाँ लिख दे रहे हैं रिलीज आउटसाइड द बॉडी। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि रिस्पायरेशन में हो क्या रहा है। रिस्पायरेशन में सेल के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और टूटकर हमें CO2 एनर्जी और इसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस करता है। और यह रिस्पायरेशन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, यानी हमारे लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकता है। तो रिस्पायरेशन इज द essential life process due to which energy is produced in our body cells। तो रिस्पायरेशन के कारण ही हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स टू रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। आप दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, आपको जो इजी लगता है उसे आप रिमेंबर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग यहाँ इक्वेशन लिखते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और टूटकर हमें क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यह एनर्जी रिस्पायरेशन में बनता है। तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे 6CO2, तो यहाँ 6 कर लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लेते हैं, 6 2 = 12, यहाँ भी हाइड्रोजन 12 हो गया। कार्बन 6 है, यहाँ भी कार्बन 6 है। ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को भी हम लोग यहाँ 6 कर दें, 6 2 = 12 और 12 और 6 18। यहाँ पे कितना हो गया, 12 और 6 18। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है। तो इसको हम लोग नोट कर लें, ग्लूकोज, दिस इज द ग्लूकोज, 6 कार्बन कंपाउंड है बच्चों ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये रिस्पायरेशन का आप इक्वेशन ज़रूर लिख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने जाना कि ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स में डिपॉजिट होता है। वह ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और बच्चों ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। बच्चों यह साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज
पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज क्या होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो यह पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो बच्चों ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन जैसे ही पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता है बच्चों, तो वह एरोबिक रिस्पायरेशन में इंटर करता है। व्हेनेवर पायरुवेट reacts with oxygen, whenever oxygen meets with pyruvate, aerobic respiration takes place। तो जैसे ही पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता है, यह एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में बच्चों क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिस रिस्पायरेशन इज नोन एज aerobic respiration. This respiration is known as aerobic respiration। तो aerobic respiration में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट फर्दर प्रोसीड करता है और यहाँ CO2 वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी है वह 38 ATP फॉर्म करती है। आप याद रखेंगे कि जब भी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और पायरुवेट को जब ऑक्सीजन मिलता है तो वह एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल के अंदर, दैट प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड यह एनर्जी 38 ATP बनती है। यदि हमारे बॉडी के अंदर मान लो कि हम लोग कुछ विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम बहुत तेज़ी से वह काम परफॉर्म करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी भी हमें एनर्जी देने के चक्कर में वह ऑक्सीजन के अभाव में ही, ऑक्सीजन के लैक में ही वह ग्लूकोज टूटती है। और इस कंडीशन में बच्चों पायरुवेट बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वह लैक्टिक एसिड में टूटता है और इसमें भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यानी हमारे मसल सेल में बच्चों, हमारे मसल सेल में क्या होता है, जब हम कोई ऐसा वर्कआउट करते हैं जिसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और हमारा बॉडी सेल्स जो है ऑक्सीजन के लैक में क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। उस कंडीशन में हमारे मसल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ एनर्जी बनती है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी बनेगी बच्चों, वो केवल 2 ATP प्रोड्यूस होती है। आप याद रखोगे 2 ATP is produced in anaerobic respiration. This respiration is known as anaerobic respiration। तो बच्चों आप देख लिए कि रिस्पायरेशन 2 तरह का होता है, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एनएरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होता है। यदि ये मसल सेल्स में होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, इसमें एनर्जी बनती है, लेकिन यह एनर्जी 2 ATP बनती है। ठीक है बच्चों। और इसी एनारोबिक रिस्पायरेशन के कारण हमारे पैर के मसल्स में, हमारे हाथ के मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है और उसके कारण हमारे बॉडी में मसल्स क्रैम्प होता है। तो जैसे ही लैक्टिक एसिड का हमारे मसल सेल में डिपोजिशन होता है बच्चों, तो इस कंडीशन को हम लोग मसल क्रैम्प कहते हैं। और इस कंडीशन में
हमारे बॉडी में बहुत तेज़ दर्द होता है, हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इस डिजीज़ को या इस कंडीशन को हम लोग मसल्स क्रैम्प कहते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस देखते हैं बच्चों। ईस्ट में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहाँ रिस्पायरेशन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, और हम सभी जानते हैं कि इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड है, C2H5OH इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों इथेनॉल के साथ साथ CO2 और एनर्जी बनती है। तो इस केस में भी बच्चों 2 ATP का ही फॉर्मेशन होता है। तो आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आपको बात बतलाई जा रही है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। चाहे वो मसल सेल में हो चाहे ईस्ट में हो, ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में काफ़ी डिफरेंसेस है, इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आसानी से समझ जाएंगे। क्या होता है इस रिस्पायरेशन में बच्चों, ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, और पायरुवेट को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है यह एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में जो फूड है हमारा, जो ग्लूकोज है हमारा, वो कम्प्लीटली टूट जाता है और टूट कर हमें 38 ATP प्रोड्यूस करता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, CO2, वाटर एंड 38 ATP एनर्जी। यदि हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन के लैक में अगर रिस्पायरेशन होता है तो इस रिस्पायरेशन को हम लोग एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ साथ 2 ATP एनर्जी बनेगी। तो कितना कम एनर्जी बन रही है, आप देख रहे हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में केवल 2 ATP एनर्जी बनती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 ATP प्रोड्यूस होती है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? तो इतना ज़्यादा डिफरेंस इसलिए है बच्चों क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन में फूड जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जो फूड है वह कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंसेस नोट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज दैट रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यानी दैट रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन, यानी दैट रिस्पायरेशन in which glucose is broken down in presence of oxygen, such respiration is known as aerobic respiration. But when in absence of oxygen glucose is broken down to release energy, that respiration is known as anaerobic respiration. तो चलिए इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, फर्स्ट पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, आप भी इसको नोट करते चलिए। एरोबिक रिस्पायरेशन में हम लोग लिखेंगे इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन presence of oxygen। ठीक है, it takes place
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो फूड होता है बच्चों वो कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में फूड का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड में, फूड इज पार्शियली ब्रोकन डाउन, या आप लिख सकते हो फूड इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में फूड जो है वो पार्शियली ब्रेक डाउन करता है या इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन करता है। थर्ड पॉइंट होगा बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या होगा बच्चों, इंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा बच्चों, इंड प्रोडक्ट, तो हम लोग यहां नोट कर लेंगे, इंड प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल, CO2 and energy in yeast and lactic acid and energy in muscles। ठीक है बच्चों, तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, इंड प्रोडक्ट, तो ईस्ट में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल के साथ साथ CO2 एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, और ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनर्जी बहुत कम बनती है, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों, फोर्थ पॉइंट बनेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बनती है वो लार्ज अमाउंट में बनती है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में लेस अमाउंट में एनर्जी बनती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बनती है वो लेस अमाउंट में बनती है। तो ये डिफरेंसेस आप याद रखोगे एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में, कि इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट है, फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, बट इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन
फूड इज पार्शियली ब्रोकन डाउन। थर्ड है इंड प्रोडक्ट्स आर CO2, वाटर एंड एनर्जी in case of aerobic respiration, but in case of anaerobic respiration, end products are ethanol, CO2 and energy in case of yeast, and lactic acid and energy in case of muscle cells. And the fourth one is large amount of energy produced in the case of aerobic respiration, whereas less amount of energy produced in case of एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो कितना आसान डिफरेंस है, आप इसे इजीली समझ पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने रिस्पायरेशन का डिफिनीशन जाना। रिस्पायरेशन का डिफिनीशन को हम लोगों ने आसानी से समझ लिया है, और रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसको भी हम लोगों ने जाना है। तो बच्चों, कितने टाइप्स का रिस्पायरेशन होता है? रिस्पायरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एरोबिक रिस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रिस्पायरेशन। Aerobic respiration is that respiration in which glucose is broken down in presence of oxygen to produce large amount of energy. But in case of anaerobic respiration, food is broken down in absence of oxygen to produce less amount of energy. तो इसके बाद हम लोगों ने जान लिया बच्चों कि एरोबिक और रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंसेस, और ATP कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो देखते हैं वीडियो को लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आप अधिक से अधिक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को सफल कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।